हम और कविता की शादी को 3 महीने हो चुके थे। चलो मैं तुम्हें अपनी माँ के पास छोड़ आता हूँ, वहाँ तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्यों मैं वहाँ क्यों नहीं रह सकती? तुम्हें तो पता है ना कि मेरी जॉब कैसी है, कभी भी बुला लेते हैं। मैं थोड़े दिन की छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ वहाँ रुकूंगा, वहाँ से थोड़ा घूमकर घर वापस आ जाएंगे और दोनों शुभम के माता-पिता के साथ सिरहन गांव चले गए। उनका घर खेतों के बीच में था और दूर-दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, घर और ना ही कोई इंसान। शुभम, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत, मेरी माँ और पिता सालों से यहाँ रह रहे हैं, वो तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखेंगे। शुभम ने घर का दरवाजा खटखटाया। माँ, मैं हूँ तुम्हारा शुभम। कविता काफी सहमी हुई थी। वहाँ का वातावरण जैसे उसे निगलने को तैयार था और अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। क्या हुआ बेटी, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? मुझे माफ कर दीजिए, मैं डर गई थी। कोई बात नहीं बेटा, आओ जाओ अंदर चलो। शुभम के पिताजी कल सुबह तक आ जाएंगे। शुभम की माँ उन दोनों को देखकर अंदर ले गई। अगली सुबह हुई। शुभम और कविता बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। बेटा, थोड़े दिन और रुक जाते और अच्छा होता। माँ, हम लोग घूमकर रात को आ जाएंगे। जैसे ही वो लोग बाहर जाने लगे, शुभम को उसके अस्पताल से कॉल आया। उसके अस्पताल एक बड़ी इमरजेंसी की वजह से 1 दिन के अंदर पहुंचना था। तब शुभम ने कविता से कहा, कविता थोड़े दिन के लिए यहाँ रुक जाओ, मुझे अस्पताल के लिए अभी निकलना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो कविता। शुभम, मैं जानती हूँ तुम्हारा काम कैसा है, कोशिश करना कि तुम जल्द ही आ जाओ। शुभम गाड़ी लेकर अस्पताल के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। कविता खेत की तरफ देख रही थी, तभी उसे एक बच्ची दिखाई दी। दोनों एक दूसरे को देख रहे। कविता ने बच्ची का पीछा किया और अचानक वह बच्ची खेतों में गायब हो गई। कि अचानक तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ पर मैंने अभी एक बच्ची को देखा था, अभी तो यहीं थी, पता नहीं कहाँ गई। यहाँ कोई बच्ची नहीं रहती, अगर कोई दिखे तो उसे पीछे मत जाना। चलो वापस घर चलो। वो घर लौट आए। कविता माँ से उस बच्ची के बारे में पूछने लगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वह बच्चा कहीं दूर से आ गया होगा, मगर वह बच्चा तुम्हें दिखे तो उसके पीछे वापस मत जाना। लेकिन क्यों माँ, वह बच्चा मेरा साथ खेलना चाहता होगा। नहीं मतलब नहीं, तुम्हारे अच्छे के लिए ही कह रही हो। मैं कविता कुछ नहीं बोलती। अगले दिन दोपहर के समय कविता ने फिर से उस बच्चे को देखा। ए बच्चे, तुम कहाँ से हो? तुम्हारा क्या नाम है? वह बच्चा कुछ नहीं बोला, बस खेत में भागने लगा और कविता उसका पीछा करने लगी। कहाँ जा रहे हो? रुको रुको, रुक जाओ बच्चा, एक जगह रुक। उसके साथ एक औरत भी अचानक खेत से निकली, आधी जली हुई और चिल्लाती हुई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कविता, नहीं तो मैं सबको मार दूंगी। कविता, वह बच्चा उसे फिर दिखाई दिया, मगर इस हैवान की तरह, और एक किताब उसके हाथ में थी। वो किताब कविता की तरफ फेंकता है और भाग जाता है। मेरी सुषमा अपने बेटे को सुला रही होती है, तभी उसका पति वहां आ जाता है। अब हम क्या करें? पूरे गांव में भुखमरी फैली हुई है। हमारे पास तो खेत भी है, लेकिन उसमें भी हमारे खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। मैंने अफवाह भी सुनी है कि गांव के लोग अपने ही बेटे और बेटी को मारकर खा रहे हैं। अब हम क्या करें? ध्रुव ने भी कुछ नहीं खाया, इसीलिए मैं उसे लोरी सुनाकर सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। चलो, एक ही रास्ता है, यह गांव छोड़कर जाना होगा, नहीं तो हम मर जाएंगे। उसी वक्त वहां पर शुभम के माता पिता शुभम को लेकर आ जाते हैं। सुषमा, ए सुषमा, कुछ खाने के लिए है तो दे दो, मेरा बेटा भूखा है, हमने भी बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। नहीं माँ जी, हमारे पास भी खाने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव जा रहे हैं। एक काम करो सुषमा, अपना बेटा ही दे दो, इसका क्या मतलब हुआ? माँ जी, उतने में
ये सुषमा के पिता एक बड़ी तलवार निकालकर ध्रुव के पिता का गला काट देते हैं। ध्रुव वहां खड़ा होकर सब देखता है कि कैसे यह लोग उसके माता पिता को खा रहे हैं। अब इस बच्चे का क्या करें? माँ, मुझे बाद में भी भूख लगेगी। ठीक है, इसे अगले हफ्ते के लिए छोड़ देते हैं। यह घर भी बड़ा ही अच्छा है। आज से यह घर और खेत सब अपने जैसे ही कविता उस बुक को पढ़कर खत्म करती है। उसके होश उड़ जाते हैं। उसे वह बच्चा और उसकी माँ वापस दिखाई देते हैं। क्या हुआ बेटा, चिल्ला क्यों रहे हो? पापा, मैंने अभी यहाँ पर एक बच्चा और उसकी भयानक माँ को देखा, मगर यहाँ तो कोई खड़ा नहीं है। कोई बुरा वहम हुआ होगा। और ध्यान से सुनो बेटा, रात के समय घर से बाहर पैर मत रखना, चाहे जो हो जाए। कविता पूरी तरह से डर गई थी। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसे उसके पति और उसके माता पिता का सच अब मालूम हो गया था। रात का समय था। सब नींद में सो रहे थे। तभी घर के बाहर से शुभम की रोने की आवाज आई। कविता, बचाओ, मेरी मदद करो, बाहर आओ। कविता, मुझे यहाँ दोनों मार देंगे, बचाओ। शुभम की आवाज सुनकर कविता बाहर जाने लगी। नहीं कविता, बाहर मत जाना, यह आवाज बस एक छलावा है। शुभम बाहर नहीं है। यह उस चुड़ैल सुषमा और उसके बच्चे की आवाज है। अगर हम बाहर गए तो हम मारे जाएंगे। मुझे बस यहाँ से जाना है। ठीक है बेटा, चले जाना। अगली सुबह हुई और कविता, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, मुझे यहाँ से ले चलो। सुबह मुझे यहाँ नहीं रहना और मुझे तुमसे भी बहुत सारी बातें करनी है। शुभम, चलो चलो यहाँ से। रिलैक्स कविता, मैं अभी शहर से आया हूँ, सिर्फ मेरे लिए एक दिन और रुक जाओ प्लीज। कविता शुभम को देखकर उसकी बात मान लेती है। रात का समय होता है और खेत से आवाज आती है, कोई है, मेरी मदद करो, मेरा बच्चा और मैं भूखे हैं। औरत की आवाज सुनकर सब घर में जाग जाते हैं। आप लोग यहीं रुकिए, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। नहीं, कोई बाहर नहीं जाएगा। यह उस चुड़ैल की आवाज है। शुभम, कल भी ऐसी ही आवाज आ रही थी। जाने दो। क्या तुम लोग अभी भी भूत प्रेत पर विश्वास करते हो? मैं जाकर आता हूँ। शुभम दरवाजा खोलकर खेत की तरफ जाने लगा। खेत में पहुंचते ही वो उनके सामने से गायब हो गया। उसे ढूंढने के लिए सब घर से बाहर आए। सब खेत में शुभम को ढूंढने लगे। पिताजी, बचाओ बचाओ। जैसे ही खेत के अंदर वो लोग पहुंचे, एक जोरदार बिजली कड़की। उसमें उन्होंने देखा कि शुभम का सर बिजली के स्थान पर लगा हुआ था और वहाँ पर ध्रुव उन्हें देखकर हंस रहा था। सुषमा के पिता का गला पकड़ लेती है और धड़ से अलग कर देती है। सर कटा था मेरे पिता का, अब क्या हुआ? शुभम की माँ और कविता दोनों खेत में एक जगह रुके हुए थे। अचानक ध्रुव सुषमा की माँ के कंधे पर हाथ रखता है और बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने जो तुम्हारे परिवार के साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? कैसे माफ कर दूं? कभी नहीं। मेरे परिवार को उजाड़ दिया तुमने अपने स्वार्थ के लिए, परिवार को मारा अपनी भूख मिटाने के लिए। तुम लोग हैवान बन गए। हम भी भूखे थे मगर हमने इस हैवानियत का सोचा भी नहीं। सुषमा की माँ के गले पर हाथ रखती है और जोर से दबा देती है। मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, तुम यह जानती हो ना, इसीलिए तुमने मुझे वह किताब दिखाई। प्लीज मुझे जाने दो, तुम्हें क्यों मारूं? कविता, तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी इसमें क्या गलती है? गलती मेरी भी नहीं थी ना, मेरे पति और बच्चे की थी। इंसान भूल जाता है, अपनी पहचान भूल जाता है कि असली जीवन सिर्फ अपने लिए जीना नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना भी है। हमने भुखमरी में हमारी खेती से जो बना गांव में बांट दिया था ताकि कोई हैवान में न बदल जाए, मगर हैवान ने हमारे घर पर ही दस्तक दे दी। हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए हमने भी हैवान की आंखों में आंख डालकर देखा। मुझे जो भी चाहिए था मिल गया। कविता, अब हम आराम से जा सकते हैं। हमारा कोई बहुत देर से इंतजार कर रहा है। सुबह के सूरज के साथ सुषमा और ध्रुव अपनी मंजिल की ओर निकल गए, जहां ध्रुव के पिता उनका इंतजार कर रहे थे।